इवेंट सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। तो अर्थ जो है उसके अराउंड जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द, या आप अर्थ के अराउंड बात कर सकते हैं। यानी अगर कोई फिजिकल कंपोनेंट्स हैं या केमिकल कंपोनेंट्स हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, उन सब को जब हम उनको कंबाइंड करके देखते हैं तो वो क्या होता है, अर्थ का इन्वायरमेंट उसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। अब फिजिकल कंपोनेंट्स में आपको पता है कि चीजें आ जाती हैं जी। टेम्परेचर है, एयर प्रेशर, जो एयर या विंड प्रेशर होता है, या आपके पास जो मुख्तलिफ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो सारी की सारी गैसेस जो हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है। फिर ये इसमें अच्छा फिजिकल में, सॉरी मैंने बता दिया टेम्परेचर, और केमिकल में फिर गैसेस, और हम लोग उसको इसमें ले लेते हैं। ठीक है। गैसेस, या आप इसको ऐसे कर लें कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, वो इसमें आ जाते हैं। फिर आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे इस बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द ये तीनों कैटेगरीज में जो जो चीजें मौजूद हैं वो क्या हो जाएंगी, वो इन्वायरमेंट का हिस्सा कहलाएंगी। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। एक होता है जी एटमोस्फेयर, ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, फिर लिथोस्फीयर है, और एक बायोस्फीयर है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले तो हम लोग अभी बात करने लगे हैं एटमोस्फेयर की। एटमोस्फेयर क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस है जो कि ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अराउंड जो होता है ना मौजूद होता है। यानी अर्थ जो है, ऐसे अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ये इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसकी, गैसेस की, एटमोस्फेयर। इसकी कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर जो 3 तरह के एलिमेंट, 3 तरह के यानी इसके कंपोनेंट्स हैं। एक मेजर कंपोनेंट है, एक माइनर कंपोनेंट्स हैं, एक ट्रेस कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यानी नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, 21% और 78%। फिर आ जाता है माइनर कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास आर्गन गैस जो है वो है 0.09% जो है। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.039% है। ये दो यानी माइनर में आते हैं। फिर ट्रेस में बहुत सारे हैं, जैसे वाटर वेपर्स हैं, मीथेन गैस है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है, ओजोन है। तो ये सारे क्या है, ट्रेसेस में आते हैं। तो ये इसके क्या है, एटमोस्फेयर की कॉम्पोजिशन है। एमसीक्यूज क्या आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो वो कौन सा जी, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है। कौन सा जी, नाइट्रोजन गैस। सेकंड नंबर पे कौन सा है, ऑक्सीजन। अब हम एयर किसको कहते हैं, यानी एटमॉस्फेयर तो हमने डिफाइन कर लिया, उसकी कॉम्पोजिशन भी देख ली। तो अब हम अगर एयर की तरफ आए तो एयर बेसिकली क्या है, द मिक्सचर ऑफ मेजर, माइनर एंड ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, इसको क्या हम लोग कहते हैं, एयर। यानी एयर आपकी जो होगी उसके अंदर ये 3 जो जिनकी हमने बात की है, ये सारी गैसेस जब मिल जाती हैं तो उनको हम लोग बेसिकली एयर का नाम देते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो इसके जो सेगमेंट्स हैं मुख्तलिफ एटमोस्फेयर के, उनके ऊपर। इसके जो 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, सबसे पहला जो है वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर है। दूसरा स्ट्रेटोस्फियर है। तीसरा जो है वो मेसोस्फियर है। चौथा जो है वो थर्मोस्फियर है। और पांचवा, इसको भी पांचवा माना जाता है लेकिन कुछ जो है उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे, एक्सोस्फियर। ये 5 बेसिकली आप इनको 5 भी कंसीडर कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर वो है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट का या एटमोस्फेयर का जो हिस्सा जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है, ट्रोपोस्फियर है। और इसकी जो यानी हाइट जो है कितनी है, अर्थ है यहाँ पर अगर, तो अर्थ की सरफेस से लेकर ये 12 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसे ये पीछे अगर आप देखें तो ये क्या है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से लेकर यहाँ तक इतना जो है ना, ये जो उन्होंने दिया हुआ है 12 किलोमीटर। ठीक है, 0 से 12 किलोमीटर जो है।
अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 12 किलोमीटर है, तो इतना क्या है जी, हमारे पास ट्रोपोस्फियर है। अंडरस्टैंड? ट्रोपोस्फियर जो है, इसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, मीथेन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर्स मौजूद है। तो ये पांचों चीजें जो है इसके अंदर मौजूद हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सारे क्या है, ट्रोपोस्फियर के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसका टेम्परेचर भी जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसका टेम्परेचर चेंज होता है 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक ये चेंज होता है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, अगर इस जगह पे 15 डिग्री है तो ये ऑन एवरेज डिक्रीज हो गया, कितना चला जाता है जी, -56 डिग्री पे। ठीक है, ये -56 डिग्री सेल्सियस पे ये चला जाता है। तो ये भी आपने दो चीजें इसमें काउंट देखनी है, एक तो इसकी जो हाइट है वो कैसे वेरी करती है 0 से 12 किलोमीटर, और दूसरी क्या है, टेम्परेचर जो है वो कैसे चेंज होता है। तो आपने वो चीज इस यहाँ पे नोट कर लेनी। फिर जी यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर आप देखें, इसके कॉम्पोजिशन से इसकी इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है। तो अगर देखें आप, नाइट्रोजन जो है ये आपको पता है प्रोटीन का मेजर एलिमेंट होता है। प्रोटीन जो है ना हमारे जान इंसानों के अंदर भी मौजूद है, तो प्रोटीन का मेजर एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन गैस जो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, ये प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बनाना। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन यूज होती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये यूज होती है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेने का अमल। ठीक है, ये सांस लेने का जो अमल है उसके अंदर आपको पता है जानवर भी और इंसान भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है कि जिसके अंदर जो पौधे जो होते हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं, पौधों की खुराक बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस बना कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें यूज होती है। फिर जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये चार जो हैं इनको हम आगे देखेंगे, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन। ओके, तो ये बेसिकली टेम्परेचर रिटेंशन के लिए यूज होती है। टेम्परेचर रिटेंशन हम इस पे बात करेंगे आगे जाके कि टेम्परेचर रिटेंशन क्या है और सारी चीजें। और आपको पता है ये जो इसकी कॉम्पोजिशन है ना, ये वाली सारी, यही वजह है कि जिसकी वजह से ट्रोपोस्फियर के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी इसकी ये वाली अगर कंपोजिशन ना हो तो जमीन के ऊपर जो है वो जिंदगी मुमकिन ना हो। इसी वजह से जो बाकी जितने भी, हमने पहले भी बात की थी, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे लाइफ नहीं है। लाइफ कहाँ पे है, लाइफ सिर्फ अर्थ के ऊपर है, और अर्थ के ऊपर भी लाइफ की वजह क्या है, ये ट्रोपोस्फियर की ये वाली कॉम्पोजिशन है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये इससे अगला जो हमारे पास है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ओ सॉरी, ये हम लोग गलत यहाँ पे कर रहे थे, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, ये मैंने गलत निशानदही इसकी की है जी, ये हाँ जी, ट्रोपोस्फियर इतना सा है जी बस आपका। ये ट्रोपोस्फियर जो है वो ये वाला है, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, इतना सा ट्रोपोस्फियर है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ से आगे फिर कौन सा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 12 किलोमीटर हाइट है। 12 किलोमीटर से ऑनवर्ड जो है 50 किलोमीटर तक आपका ये स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है इसके अंदर एक ओजोन लेयर मौजूद होती है, तकरीबन 30 किलोमीटर पे वो एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर यानी अर्थ से उसका जो हाइट होती है ओजोन लेयर की, वो कितनी है, 30 किलोमीटर। तो ये ओजोन लेयर जो है ना, ये इसकी कंपोजिशन का यानी मेजर पार्ट इसका जो है स्ट्रेटोस्फियर का, वो क्या है, इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। अच्छा, ओजोन लेयर ही की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -56 से इंक्रीज करके -2 डिग्री पे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था ट्रोपोस्फियर पे टेम्परेचर जो है आखिर पे कितना हो जाता है, -56 डिग्री सेल्सियस, जबकि ओजोन लेयर की मौजूदगी की वजह से ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
ओजोन लेयर बेसिकली क्या है कि इसके अपने अंदर टेम्परेचर को ये बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। और भी इस यूवीबी रेडिएशन जो है ना, हम आगे बात करने लगे, ये बेसिकली यूवीबी रेडिएशन जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशन या यूवीबी बीटा भी आप इसको लिख सकते हैं, तो वो रेडिएशन जो है अपने अंदर ये अब्जॉर्ब करती है जो सन की तरफ से आ रही होती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इसकी कॉम्पोजिशन में ओजोन मेजर पार्ट है। ओके, और इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये ओजोन लेयर अपने अंदर यूवीबी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, ये यूवीबी रेडिएशंस जो होती हैं ये बेसिकली कार्सिनोजेनिक होती हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर का बायस बनती हैं। ठीक है, इंसानों के अंदर ये कैंसर का बायस बनती हैं। तो अगर ये वहां से इनको ओजोन अपने अंदर अब्जॉर्ब ना करे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जमीन जमीन के ऊपर आएंगी और इंसानों में जो जिल्द का कैंसर है, जिसे स्किन कैंसर कहते हैं, वो पैदा होगा। क्लियर? नेक्स्ट ये हमारे पास जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर, जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, ये वाली जो है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है 50 से 80 इतनी, और इसमें जो टेम्परेचर होता है ये अगेन डिक्रीज करता है, -2 डिग्री से -100 तक चला जाता है। यानी -2 डिग्री होता है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर पे एंड होता है, और फिर उससे डिक्रीज करके -100 डिग्री चला जाता है। ठीक है, और इसकी टेम्परेचर डिक्रीज करने की जो वजह है वो भी क्या है, वो भी बेसिकली ओजोन लेयर जो है उसकी अब्सेंस है। यानी यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है, ओजोन लेयर है जो कि इन रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करती है, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि ओजोन लेयर नहीं होती, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर ने क्या करना है, डिक्रीज करना है। बेसिकली एक पास्कल लॉ है हमारे पास, एक आपको थोड़ा बता दो। पास्कल लॉ ये कहता है कि जैसे ही आप जमीन से ऊपर मूव करते हैं ना, ऊपर, ठीक है, तो हो क्या रहा होता है कि प्रेशर ऑफ गैसेस इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। वो उनका उसका ये थ्योरी है। यानी हाइट के साथ बेसिकली क्या करना है, टेम्परेचर ने डिक्रीज करना है और प्रेशर ने इंक्रीज करना है। सॉरी, टेम्परेचर ने, हाँ ये टेम्परेचर है, इसने क्या करना है, डिक्रीज करना है, और इसने इंक्रीज करना है। तो ये, तो यहाँ पर जो अब नॉर्मेलिटी हमें मिली है कि ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी वजह क्या थी, ओजोन लेयर थी। जबकि इस जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज अगेन कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि ओजोन लेयर नहीं थी, तो इस वजह से हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें जी। तो ये मेसोस्फेयर था। मेसोस्फेयर में की जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर नोबल गैसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर आयरन के वेफर्स मौजूद होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं ना, ये इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये जब आ, यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं तो इनको क्या होता है, जैसे ये जमीन की तरफ आते हैं नीचे, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि ठंडी यानी कोल्ड होता है, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है कि बहुत ही कोल्ड है, तो ये बेसिकली क्या कर जाते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट होने की वजह से ये आयरन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है अपने अंदर। इस तरह करके ये होता है। तो आयरन वेफर्स जो हैं वो उनकी यानी आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ा देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है, जैसे नाम से जाहिर है, ये सबसे गर्म लेयर है। ठीक है, इसकी गर्म लेयर होने की वजह ये है कि यहाँ पर बेसिकली जो अब्जॉर्प्शन होती है शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस की, यानी सन की तरफ से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनकी, उनमें से जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाती है। आपको पता है वेवलेंथ अगर कम हो तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब कर जाती है। और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और टेम्परेचर यहाँ पर -100 डिग्री से 1200 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज कर जाता है। तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आता है इसमें टोटल। बाकी ये मैंने इसकी हाइट भी आप लोगों को बता दी है कि ये क्या कर, यहाँ से ये सबसे बड़ी लेयर भी है, ये हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट लेयर है। और ये 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक जाती है। फिर ये आ जाता है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर जो है ये 700 किलोमीटर जो है ना हाई है। ठीक है, यानी आप ऐसे कह लें कि 700 किलोमीटर से अब आपका ये, जैसे अगर यहाँ पर मैं बताने लगा, ये 700 तक आपका खत्म होता है थर्मोस्फीयर। तो 700 से ऊपर जैसे आप देख करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, एग्जोस्फीयर में चले जाएंगे। एग्जोस्फीयर जो है इसका टेम्परेचर जो होता है वो भी 1200 किलोमीटर से ज्यादा होता है, यानी +1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी कंपोजिशन क्या है कि यहाँ पे एक तो ये है कि गैसेस जितनी भी यहाँ पे मौजूद होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और फिर यानी बहुत ज्यादा मिकदार में होती है यहाँ पे। फिर इनका क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर जो होता है वो इसी एग्जोस्फीयर की जो कॉम्पोजिशन है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं। और ये चीजें जो है आप लोग इसकी नोट कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम लोग आगे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बैलेंस या रेडिएशन बैलेंस कैसे होता है। ये थोड़ा गौर तलब बात है, इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, इसको आपने ध्यान से सुनना है। हाँ जी, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? कोई बताएं, समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें प्लीज, जल्दी करें। मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो सन की तरफ से जो रेडिएशन आती है ना, ठीक है, वो मिक्स्ड होती हैं। उसके अंदर आपको मोस्टली क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है। कौन सी होती है? अल्ट्रा वायलेट जो होती है ना, बेसिकली वो रेडिएशन आती है। अल्ट्रा वायलेट आपको पता है कि ये क्या होती हैं, अ, ये बेसिकली इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। ये क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है इनकी। किन से? इंफ्रारेड से कम वेवलेंथ की होती है। अब ये जब आती हैं, इनकी वेवलेंथ कम होती है, तो ये जो ग्रीन हाउस बेसिकली एक लेयर है, अर्थ है ना, ये अर्थ है। ओके, और अर्थ के नीचे ऊपर जो है ये एक ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर है। ठीक है, ये किस की लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है। जो मैंने पहले बताया कि हमारे पास मीथेन है, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे, और इसी तरह आपके पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, तो ये सारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेजर कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन, तो ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि ये मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट जो होती हैं ऊपर से आती हैं और इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस इसको गुजरने देती हैं। अब आके ये क्या करती हैं, इस जमीन के साथ क्या आके टकराती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। ठीक है, जैसे ही इनकी रिफ्लेक्शन होती है ना,
तो जो रिफ्लेक्शन में जाती हैं वेव्स, उनकी जो रिफ्लेक्शन में जो रेडिएशन जाती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है, सॉरी उनकी ज्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लार्जर होती है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेसिकली इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मैं बताता हूँ, ऊपर से जो आती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, जमीन के साथ जब टकराती हैं तो ये एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से इनकी इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है और ये इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इंफ्रारेड में बेसिकली कन्वर्ट होने से ज्यादा आप ऐसे समझे कि अब ये ऊपर से अल्ट्रावायलेट आई, जमीन के ऊपर इन्होंने क्या किया, आगे टकराई, जमीन ने कुछ ऑब्जॉर्ब की, कुछ जो है वो क्या कर दिया, अपने अंदर से निकाल दी। यानी क्या लेके जमीन जो है वो भी उसने रेडिएट किया। ओके, अब जमीन की जो रेडिएशन होती है, जमीन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये लार्जर वेवलेंथ को यहाँ पे क्या कर लेती हैं, अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑब्जॉर्ब किया हुआ है। जब ऑब्जॉर्प्शन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज ऑब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये फिर क्या करती हैं, ऑब्जॉर्ब करके उस वो जो टेम्परेचर अपने अंदर इन्होंने ऑब्जॉर्ब किया उसको रेडिएट कर देती है। तो जिसकी वजह से ये सारा एटमोसफियर क्या हो जाता है, सारा एटमोसफियर गर्म रहता है। अंडरस्टैंड। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनका मकसद क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट है उनको गुजरने दें और इंफ्रारेड को अपने अंदर क्या कर दें, ऑब्जॉर्ब कर लें। तो उसी ऑब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। क्लियर है। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपने ये सारी डायग्राम बनानी है। आपने ये पहले अर्थ की एक लेयर बना लेनी है, उसके ऊपर आपने ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर, और इसी तरह आपने बताना है कि सोलर रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट आ रही है, अल्ट्रावायलेट यहाँ पे जब टकराई तो जमीन ने रेडिएट क्या किया, इंफ्रारेड को, इंफ्रारेड यहाँ पे आके अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्प्शन के बाद उन्होंने क्या किया, रेडिएट किया। ठीक है, और वो जो है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा एटमोसफेयर गर्म रहता है। तो गर्म रहने की वजह से ही यहाँ पर जिंदगी जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है।